हे व्हाट्सअप एवरीवन। सो दिस इज राजपूत सतवीर, आपके सतवीर भैया आज लेकर के आ गए हैं रूल, दैट इज 80-20 रूल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहला काम ये कर देना, ये वीडियो अपने सारे उन एवरेज फ्रेंड्स जो बेसिकली एक एवरेज मार्क्स स्कोर करते हैं उन सभी के साथ शेयर कर देना, बिकॉज ये रूल आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाला है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है बेसिकली 80-20 रूल के लिए। क्या लिखा हुआ है? मार्क्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं, स्मार्ट पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बताया है कि अगर हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, देखो ऐसा होता है ना कि बेसिकली गधा होता है, गधा भी मेहनत कर रहा होता है, घोड़ा भी मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, बट कौन किस तरीके से मेहनत करता है उसके ऊपर होता है। तो जस्ट इन अ सेम मैनर आपको गधा बनना है या घोड़ा बनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखना कि मार्क्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्या पढ़ना जरूरी है भाई? स्मार्टली पढ़ना जरूरी है। स्मार्टली पढ़ोगे तो ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर। अच्छा, 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले एक और चीज़, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सबकी बोर्ड एग्जाम आ रही है बेटा, सभी की बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, तो मेन चीज़ आपका अल्टीमेट फोकस एक ही होता है कि किस तरीके से हम ऐसी तो क्या किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाए। और विद द हेल्प ऑफ दैट दो फायदे होते हैं, एक तो हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं और साथ में पेरेंट्स से कुछ ना कुछ अच्छी गिफ्ट मिल जाती है, किसी को एक्टिवा किसी को फ़ोन, है ना। तो सभी को चाहिए होगा, चाहिए ना। और अगर आप चाहते हो आपके दोस्तों को भी चाहिए ये सारी चीज़ें तो शेयर कर देना अपने उन सारे दोस्तों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते बेटा, ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, क्या हो गया भाई साहब? ओके, ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला हुआ है, 80-20 रूल की जो स्ट्रेटेजी होती है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होती है 80-20 रूल की स्ट्रेटजी? तो देखो बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है। क्या बोला हुआ है? 80% ऑफ द मार्क्स कम फ्रॉम द 20% ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब एक्चुअल में ये चीज़ मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में काम करती है। अगर मैं ये बोलूँ कि आप स्पेसिफिक कुछ एक 20% टॉपिक को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके उसके सामने 80% मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो ये गलत नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रेटजी प्रूव्ड की हुई है ऑलरेडी। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी वो टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके वेटेज ज़्यादा है, तो मैं उन टॉपिक्स को अगर कवर करता हूँ तो विद द हेल्प ऑफ दैट मैं इजीली 80 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, 80% स्कोर कर सकता हूँ। सेकेंड चीज़ क्या बोली हुई है कि भाई प्रेडिक्टेबल होती है बोर्ड एग्जाम। हम बोलते हैं बोर्ड में क्वेश्चंस बाहर से आएंगे, बाहर से कहाँ से आएंगे भाई? बोर्ड में क्वेश्चन बाहर से आएंगे वो समझ में आता है, पर आएगा तो मतलब ये धरती में जो इंसान रहते हैं वही लोग बनाने वाले, ऐसा तो है नहीं कि एलियन आकर के बनाने वाला है ना। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई प्रेडिक्टेबल क्यों बोला हुआ है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं या तो वो पीवाईक्यूज में से उठ के आएंगे, है ना। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से उठ के आते? पीवाईक्यू। अब बोले भैया जी आप बोल रहे हो पीवाईक्यू, क्या होता है पीवाईक्यू? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख दो भाई, जितने भी पीवाईक्यूज हैं सारे यूज कर लो, सारे सॉल्व कर लो। जितने पीवाईक्यूज लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, पीवाईक्यूज जैसे जैसे सॉल्व करने लगोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा स्कोर करना। ठीक है, तो एक ये चीज़ के ऊपर हमको ध्यान देना है। तो वी कैन प्रेडिक्ट द एग्जाम बेस्ड ऑन, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, दैट इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो क्या बोला हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन इज इक्वल टू गारंटेड मार्क्स। भाई क्या ही मस्त बात कही है। देखो सिंपल सी चीज़ है, कुछ स्पेसिफिक लास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठा के आप देख लो। लास्ट 5 ईयर्स में जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं दैट विल गिव यू द गारंटेड गुड मार्क्स। ये सिंपल सा फंडा होता है। लोग बोलते हैं पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। भाई पेपर लीक कोई नहीं करता, ठीक है, कोई ऐसा भगवान नहीं है कोई जो पेपर लीक कर देगा। बात इतनी सी आती है कि वो लोग पीवाईक्यूज आकर के आपको सॉल्व करवा देते और फिर बना देते वीडियो के बोले हमने पेपर लीक किया। तो पेपर लीक आप खुद भी कर सकते हो,
ठीक है। और फिर वीडियो बनानी हो ना वो आंखों वाली तो बना लेना, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते चले जाओ, गारंटेड मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप राइट 20% टॉपिक पे फोकस करोगे तो 80% मार्क्स आराम से अचीव करोगे, ठीक है। तो ये मार्क्स वगैरह का जो झमेला है, जो मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हो वो इजीली अचीव हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अचीव नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज आइडेंटिफाइंग द राइट 20%। भाई मैंने बोल तो दिया 20% टॉपिक को कवर करना है, पर बोले भैया आपने बोला 20%, अब वो 20% टॉपिक है कौन से, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो 20% टॉपिक कौन से है, ठीक है। तो पहली चीज बेटा, इधर दिया हुआ है 10 से 15 साल, चलो मैं बोलता हूँ भाई 10 से 15 साल की बात नहीं करते हम बात करते सिंपली एक ही, क्या भाई लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन उठा लो। कितने साल के? सिर्फ 5 साल के, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन उठा लो, उसको सॉल्व कर लो। अगर आपने उसको भी सॉल्व कर दिया ना तो मैं गारंटी बोलता हूँ 80% मार्क्स आप ऐसे स्कोर करोगे, ठीक है। तो वहां दिक्कत नहीं आनी है आपको। अच्छा, रिपीटेड न्यूमेरिकल्स, ऑरल्स थियरी, बहुत सारे ऐसे होते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आप देख रहे होगे बोले सेम पैटर्न के क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे, तो वो जो क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे उस पर फोकस करना चालू कर दो। क्यों भाई, ये 2015 में भी पूछ लिया, 16 में भी पूछ लिया, 17 में भी पूछ लिया, तो बोले 18 में पूछेगा ही पूछेगा, है ना। चलो नहीं भी पूछा तो 18 में नहीं पूछा होगा तो 19 में पूछेगा, तो जो अगले 5 साल 6 साल के रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है उसे लगाना चालू कर दो, सॉल्व करना चालू कर दो, गारंटेड आराम से मार्क्स लाओगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह और एक्सरसाइज भाई हर कोई करता ही है, तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, हालांकि सभी का हो गया होगा, ठीक है, तो पहला काम क्या करना है हमें, पहला काम ये करना है कि जितने भी एक्सरसाइज में सम्स है, जितने भी एग्जांपल्स है, सारे कर देने, एक भी छोड़ना नहीं है, सारे एग्जांपल सारे एक्सरसाइज के सम्स करने हैं। आफ्टर दैट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लिए, साथ में डेफिनेशन। भाई डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है बता देता हूँ। डेफिनेशंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द सिंपल रीजन बिहाइंड दैट इज़ कि भाई अगर तुम्हारे पास डेफिनेशंस वगैरह, कितनी बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन 1 मार्कर में आता है, 1 मार्कर में क्वेश्चन फंस जाता है, बोले इसका डेफिनेशन दे दो, उसका डेफिनेशन दे दो, अब हम सोचने लग जाते हैं भाई इसका डेफिनेशन क्या है ना, तो वो दिक्कत दे जाता है। तो इसीलिए डेफिनेशंस के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा। केस स्टडी, अब केस स्टडी बेसिकली बेटा ऐसा है ना कि मेजोरिटी गुजरात बोर्ड के अंदर कभी केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ अगर हम बात करते हैं सीबीएसई स्कूल्स की, तो सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो केस स्टडी में से आते हैं। तो केस स्टडी के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है इफ़ यू आर बेसिकली फ्रॉम द सीबीएसई, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चंस मेजोरिटी आपको देखने को मिलेंगे लास्ट वाले सेक्शंस में केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्मार्ट स्टडी प्लान, किस तरीके से हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना भाई, बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर दिया है, अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो मैं गारंटी बोलता हूँ, गारंटी आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आने वाली है कहीं पे। अच्छा, 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने पर डे पे, अब इसके पीछे का बहुत वैलिड सा रीज़न, सिंपल सा रीज़न मैं आपको दे देता हूँ क्यों आपको 2 से 3 पर्टिकुलर जो मैंने बताया ना सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखो, अगर फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि भाई मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ रहा हूँ दिन के अंदर, मैंने मैथ्स पढ़ा सुबह भी, मैथ्स पढ़ा दोपहर को भी, मैथ्स पढ़ा रात को भी, ठीक है, तो नींद में मुझे सपने भी मैथ्स के आएंगे, समझ आ रहा है। तो ये नहीं करना है। बेसिकली एक्चुअल फंडा ये होता है कि अगर आप सेम सब्जेक्ट अखे दिन करोगे तो आप दिमाग से ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि उसी चीज़ के पीछे लगे हुए तो एक टाइम आएगा जहाँ पे जाकर के आपका माइंड थोड़ा रिजिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है, हमें क्या करते रहना है, हमें सब्जेक्ट स्विच करना है। मान लो दिन के 3 सब्जेक्ट पकड़ लिए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थियरी सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज ले लिया, ठीक है। अब ये तीनों सब्जेक्ट को स्विच करते रहो अपने अकॉर्डिंगली कि आज मंडे है, आज मैंने मंडे को मान लो मैथ्स पढ़ा, मैथ्स के साथ मैंने एसएस ले लिया और साथ में इंग्लिश ले लिया, तो कल चेंज कर दो, कल दूसरे 3 सब्जेक्ट ले लो, भाई मैथ्स की जगह पे आप साइंस ले लेंगे, एसएस की जगह पे, इंग्लिश की जगह पे एसएस ले लो और उसी जगह पे हिंदी गुजराती वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। सेशन जो आपका रहेगा 40 to 45 मिनट्स का रखिए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। क्यों? रीज़न, तो भाई बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने बताया कि भाई एक बच्चा ऑन एन एवरेज ना 45 मिनट्स मैक्सिमम पढ़ पाता है, उसके बाद उसका जो दिमाग होता है वो खुल जाता है, खुल नहीं जाता है बेसिकली, मतलब एक कैपेसिटी होती है
चीज़ों को ग्रैब करने की, ठीक है। तो वो ग्रैस्पिंग पावर जो होती है वो अच्छी बनी रहती है अगर वो 45 टू 50 मिनट्स का सेशन लेता है एंड देन अगेन बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेता रहता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा ब्रेक लिया उसके बाद फिर ब्रेक ही ले लिया, है ना। 10 मिनट का सेशन कंप्लीट किया, ब्रेक कंप्लीट किया, सेशन कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो एंड आफ्टर दैट वापस अगेन बैक टू द जो भी आपका शेड्यूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम थियरी सब्जेक्ट्स या तो रीडिंग करिए, मतलब मॉर्निंग का टाइम पे आपका एक मेन फोकस होना चाहिए क्या कि भाई मेरे को थियरी ही पढ़नी है। क्योंकि देखो सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि मैथ्स करोगे, एक तो ऑलरेडी आंसर नहीं आ रहा होगा, नींद आ रही होगी, तो साथ में और ज़्यादा नींद आएगी, आप सो जाओगे, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप मॉर्निंग के टाइम पे अपना दिमाग थोड़ा सा स्टडी रख करके क्या करो, रीडिंग वगैरह कर लो या तो फिर न्यूमेरिकल थियरी वगैरह जो है वो आप कर लो। इवनिंग के टाइम पे, भाई शाम का टाइम होता है, काफ़ी अच्छा टाइम होता है, बच्चा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चा कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है। तो उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा लो या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करनी तो राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीज़ों को करते हो। रात के टाइम पे अब भाई आ रही है बहुत तगड़ी वाली नींद सबको, ठीक है। तो रात के टाइम पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि 12-12 1-1 बजे तक पढ़ो, हाँ जिसको आदत है, मुझे भी आदत है, मैं भी उनमें से ही हूँ जो रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक पढ़ता हूँ। बट बेसिकली ये है कि अगर मान लो आपको आदत नहीं है तो रात के टाइम पे क्या कर लो, रिवीजन ले लो, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन जो भी पूरे दिन के अंदर आपने पढ़ा शॉर्ट रिवीजन कर लो, शॉर्ट रिकैप कर लो सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे 3 सब्जेक्ट बोले ना, रिकैप कर लिया एंड देन सो गए, दैट्स इट, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ होती है कि भाई अगर आप सोने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जो है वो बनी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेना। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, भाई टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। तो फिक्स स्टडी आवर्स, भाई स्टडी आवर्स फिक्स कर लो अपने, मेरे को 3 घंटे पढ़ना है, मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, जो भी है दिमाग में बिठा लो, मेरे को इतनी ही देर पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज़ कर लो। दूसरा है भाई वीकली टारगेट्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुमको ना दिमाग में एक वीकली टारगेट सेट कर लेना है। वीकली टारगेट का मतलब क्या कि भाई आज मेरे को ना इस वीक के अंदर 5 चैप्टर साइंस के करने हैं, 5 चैप्टर मैथ्स के करने हैं, 5 चैप्टर हिंदी के, 5 चैप्टर, जो भी आपने टारगेट सेट करना है, बट वो बिगिनिंग ऑफ द वीक में सेट कर लो, ठीक है। और उसमें भी एक और चीज़ करनी है, क्या, डेली की टू डू लिस्ट बना दो। टू डू लिस्ट कहाँ काम आएगी मैं बताता हूँ। आपने डिसाइड किया मैंने मंडे से लेकर सैटरडे तक, संडे तक ये काम करना है, ठीक है। अब उसमें बता दो मंडे को मैंने ये चैप्टर करना है, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये। अब इससे होगा क्या, आप दिमाग से कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो कि हाँ मेरे को मंडे को भाई यही चैप्टर करना है, ट्यूसडे को यही चैप्टर करना है, ठीक है। और जब आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे चीज़ों के लिए तो आप उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद नो लास्ट मिनट सिलेबस रश। भाई सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहाँ करते, लास्ट टाइम पे बोल रहे होते हमें पढ़ना है, ये पढ़ना रह गया, वो पढ़ना रह गया। कुछ पढ़ना नहीं रह गया बेटा, जितना पढ़ा है उतना बहुत है, बट जितना भी पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ो। अब होता क्या पता है, लास्ट टाइम पे बच्चा रश करता है, मेरे को ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, फलाना ठिकना, ये रहता है। अब अगर आप ये चीज़ करोगे तो इससे क्या होगा पता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जो होती है वो क्रिएट होना चालू हो जाती है। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट लाइन काफ़ी अच्छी दी हुई है, दैट इज कंसिस्टेंसी बीट्स लॉन्ग स्टडी आवर्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखो, ऐसा नहीं है कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ लिया फिर कल पढ़ाई नहीं, कल जा करके सो गया आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। रोज डेली बेसिस पे 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे पर रोज पढ़ो यार, ठीक है। जब रोज पढ़ोगे तो कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर रहेगी तो इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है यार। तो हम क्या चीज़ है, हम अच्छे मार्क्स तो ले ही आएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आंसर राइटिंग। बेटा जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आंसर राइटिंग करते टाइम पे ये चीज़ों का ना बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हालांकि मैं आंसर राइटिंग के ऊपर एक पूरा अलग वीडियो बना करके बोर्ड एग्जाम्स के पहले अपलोड करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आंसर राइटिंग की हम बात करते हैं। दैट इज स्टार्ट विद द की पॉइंट्स। प्रॉपर तरीके से हमें की पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। नीट हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। भाई अगर मैं चेक करने बैठा हूँ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है बंदे ने लिखा क्या है, ठीक है, तो मैं तो फिर सीधी सी बात है यूँ करके रॉन्ग कर दूंगा। तो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है बच्चे की। अच्छा, दूसरी चीज़, अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं बोले हाँ भाई ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप अंडरलाइन कर लो। उसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। आज मैं पेपर चेक करने गया हूँ, अब पेपर चेक करते टाइम पे मेरे हाथ में पेपर है, अब पेपर में मुझे क्लियरली दिख रहा है बोले बच्चे ने ये आंसर लिखा है अबाउट मोहनजोदारो। अब उसमें उसने सारी चीज़ें बता दी, भाई मोहनजोदारो में ये था, टाउन प्लानिंग थी, ये था, फलाना था, ठीक है। अब बंदे ने अगर सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी मेंशन कर दी है तो मुझे तो क्या लगेगा बच्चे को आंसर अच्छे से आता है, और उसमें भी बंदे ने जो मेन पॉइंट्स है वो अंडरलाइन किए,
ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ प्लस पॉइंट क्रिएट करेगी। तो अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यूज़ हेडलाइंस, जो भी हेडलाइंस हेडिंग्स वगैरह जो होती है वो, या फिर सब हेडिंग्स है, टाइटल्स वगैरह है, वो यूज़ करो। जैसे मैं लिख रहा हूँ आंसर मोहनजोदाड़ो के बारे में, मैं लिख रहा हूँ आंसर कार्बन के बारे में, मैं कोई भी टॉपिक के ऊपर आंसर लिख रहा हूँ, तो वो जो उसका हेड पॉइंट है ना बेटा, उसको मेंशन करना मत भूलो, उसको मेंशन करो, ताकि टीचर को भी पता चले, बोले हाँ भाई साहब जो बच्चा है वो मोहनजोदाड़ो के बारे में लिख रहा है, कार्बन के बारे में लिख रहा है, मेटल के बारे में लिख रहा है। ठीक है, वरना सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, टीचर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप टीचर को जितना काम ईजी करके दे दोगे ना चेकिंग में, टीचर उतना ही आपके लिए ईजी कर देगा मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखो। देखो गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप होती है, आप टीचर को काम ईजी करके दे दो, टीचर आपके लिए चीज़ें ईजी कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, दूसरा क्या बोला हुआ है बेटा, डायग्राम्स वगैरह बना देना, एक्स्ट्रा एजेस वगैरह जो भी पॉइंट्स वगैरह प्लॉटिंग वगैरह करनी है वो प्रॉपर तरीके से करना, तो दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन बेटा जी, लास्ट वन क्या दिया हुआ है, दैट इज प्रॉपर स्टेप्स मार्किंग इन, क्या दे दिया है, न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स दिया हुआ होगा तो उसके अंदर क्या करना है, प्रॉपर मार्किंग्स वगैरह जो भी करना होता है वो प्रॉपर तरीके से करना है। देखो बेसिकली ये होता है, ठीक है, ये देयरफॉर होता है, ये बिकॉज होता है, तो इसका यूज़ कहाँ पे किस तरीके से करना है वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, जब मैथ्स लिख रहे हो, मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे देयरफॉर का यूज़ करना, इक्वल्स टू का यूज़ करना, देयरफॉर कब यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू कब यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अगर वो रहती है तो आपसे क्या, वो चीज़ से क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे आप इजीली अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे, स्कोर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द प्रेजेंटेशन मैटर्स। अरे इट मैटर्स अ लॉट, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, देखो ये होता है कि मान लेते हैं मैंने एक सैंडविच खाया जो शक्ति सैंडविच था, वहाँ पे जाकर के शक्ति के आउटलेट पे जाकर के मैं सैंडविच खा रहा हूँ, और एक ठेले की दुकान, जो रोड पे जो ठेले होते हैं, वहाँ ठेले पे जाकर के मैंने सैंडविच खाया। अब वो जो ठेले वाला सैंडविच होता है वो मुझे वो दे रहा है मान लो 40 रुपये में, शक्ति वाला जो है वो मुझे दे रहा है मान लो 150 रुपीज़ में। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक ही है बेटा, प्रेजेंटेशन। चीज़ें तो दोनों सेम ही डाल रहे, ठीक है, बट द वे यू विल प्रेजेंट, उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो जिस तरीके से तुम प्रेजेंट करते हो दैट मैटर्स अलॉट। भाई मार्जिन का ध्यान रखना, मार्जिन वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से छोड़ना है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे तो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, तो उसका ध्यान रखना है। नंबर्स वगैरह करेक्टली डालने हैं, अवॉइड करना है ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग कभी भी नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओवर राइटिंग अगर तुम करोगे तो उससे पेपर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, तो वो चीज़ कभी नहीं करना। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा क्या बोला हुआ है, अटेम्प्ट ईजी क्वेश्चन फर्स्ट। देखो अपने अपना है, अगर आप चाहो तो ईजी क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले कर लो, अगर आप चाहो तो आप उनको सीरीज वाइज जाना चाहो तो सीरीज वाइज जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा द लास्ट वन बेटा क्या बोला हुआ है, एग्जामिनर बी लाइक क्या, गुड प्रेजेंटेशन क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। अगर मैं अच्छी तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर के अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप बोलोगे हाँ यार बंदा वैसे ठीक ठाक ही है, तो कुछ समझाएगा तो अच्छा ही समझाएगा। लेकिन मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसे गमछा वमछा ओढ़ करके ऐसे आ जाऊँगा, तो बोले ये तो फुल देसी इंसान है ना, नहीं वैसा वाला नहीं, मतलब इन द सेंस ये देसी इंसान है। ठीक है, समझ आया। तो अगर देसी इंसान होगा तो आप बोलोगे क्या ही समझा देगा, बट अगर अभी मैं इस तरीके से आया हूँ प्रॉपर तरीके से, तो आपको लगेगा हाँ यार बंदा कुछ अच्छा ही समझाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा वैसे बाय द वे। चलो आगे बढ़ते, दैट इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम हॉल। देखो बेटा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी सब्जेक्ट ऑन सब्जेक्ट आई विल ट्राई कि उसके ऊपर भी मैं पूरा एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की सब्जेक्ट की, तो स्ट्रेटजीज बेसिकली क्या क्या है, तो देखो फर्स्ट 15 मिनट्स दैट इज फॉर द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट एग्जाम हॉल में पहले मिल जाएगी, तो 15 मिनट हो गया आपके पास, 10 से 15 मिनट जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस रीड करना है। रीड करने के साथ एक और काम करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है टाइम को एज पर द सेक्शंस, कि भाई पहला सेक्शन जो है वो पहला सेक्शन मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा, 10 मिनट में करूंगा, 15 मिनट में या 1 घंटे में, वो जो भी आपको 3 आवर्स को अलोकेट करना है ना, कि भाई 1 घंटा इसके लिए है, 20 मिनट इसके लिए, 40 मिनट इसके लिए, वो पहले 15 मिनट में आपको कर देना है। ठीक है, दूसरा चीज स्टार्टिंग विथ शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जल्दी आप खत्म कर लोगे। ठीक है, एंड द लास्ट 15 मिनट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 10 to 15 मिनट्स आपके बफर टाइम रख लो। क्यों रखना है, रीजन समझाता हूँ, बहुत सॉलिड रीजन है। अब मैंने मान लो फॉर एन एग्जाम्पल पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्या होता है पता है,
कि भाई पूरा पेपर रीचेक करना, पूरा रिवाइज करना, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो छोड़ दिया, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि अंडरलाइन करना रह गया, जहाँ पे मार्किंग करना रह गया हो, क्वेश्चंस लिखना रह गया हो, आंसर लिखना रह गया हो, फिगर बनाना रह गया हो, वो सारी चीज़ें हमें करनी होती है लास्ट के 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट वन, दैट इज़ द रिविजन स्ट्रेटेजी। भाई रिविजन स्ट्रेटेजी जो होती है 80-20 रूल की, वो क्या होती है कि भाई जब तुम लोग रिविजन कर रहे हो तब शॉर्ट नोट्स बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो। फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स में डिफरेंस क्या होता है, थियरी सब्जेक्ट्स हो गए, वहाँ पे आप लोग फॉर्मूला नहीं बनाओगे, वहाँ पे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे, की पॉइंट्स वाली नोट्स होती है ना, ठीक है। तो की पॉइंट वाली नोट्स बना दोगे, जिससे क्या होगा, लास्ट मिनट रिवीजन आपका बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोली हुई है, फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट कहाँ काम आती है मैं वो भी बताता हूँ। अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 10 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है, ठीक है। अब 14 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स जितने भी आ रहे हैं आपको, अब आपके पास मान लो मैथ्स में 14 चैप्टर्स की आपके पास पड़ी फॉर्मूला शीट, आपको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट, जिसमें आपको सारी फॉर्मूला सामने दिख जाएगी, आप फटाफट से उसको क्या कर दोगे, रिवाइज कर दोगे। तो वो चीज़ है, फॉर्मूला शीट बना लोगे, माइंड मैप्स बना लोगे, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और डेली 30 से 40 मिनट का रिवीजन रखना ही रखना है। मेरा चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, भाई चैप्टर 1, 2, 3 मेरे पास नोट्स पड़ी है, मुश्किल से हर चैप्टर के लिए 10 मिनट बहुत हुआ, 10 मिनट में चैप्टर रिवाइज, 10 मिनट में चैप्टर रिवाइज। और इस तरीके से जब आप रिवीजन करते चले जाओगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और तगड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, वीकली फुल रिवीजन कर लो भाई। देखो मैंने मान लो ये महीना दे दिया, ये हफ्ता दे दिया मैंने एसएस के लिए, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए, तो मैंने भाई एसएस के 3 पर्टिकुलर चैप्टर किए पहले दिन पे, फिर दूसरे दिन पे 3, तीसरे दिन पे 3, लास्ट एट द एंड ऑफ द वीक में पूरा रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। 3 घंटे बैठ जाओ लगातार, पूरा चैप्टर कंप्लीट, पूरी बुक कंप्लीट, सॉरी अगेन हम बैठ गए एसएस को लेके पूरी बुक कंप्लीट, मैथ्स को लेके पूरी बुक कंप्लीट। तो ये चीज़ कर देनी है, रैपिड रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर तुम रिवीजन करते हो, रिटेंशन रहता है, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। देखो अगर प्रॉपरली रिवीजन करते रहेगा, उस पर तुम रिटेन कर रहे हो, रुके रह रहे हो, करते जा रहे हो, तो बट ऑब्वियस तुम्हारा रिजल्ट तुमको मिलना ही मिलना है, ठीक है। आफ्टर दैट मॉक टेस्ट लगा लो भाई। अब मॉक टेस्ट ना जीएससीबी वाले नहीं लगाते, ये बेसिकली सीबीएसई वाले ज़्यादा लगा लेते, ठीक है। तो मॉक टेस्ट वगैरह लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये तो लगा सकते हैं जीएससीबी वाले भाई। इसके लिए हमारे पास 2 बुकें होती है, एक होती है गाला बुक और एक होती है मार्वल, ठीक है। तो गाला और मार्वल का यूज़ कर लो और यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या बोली हुई है, तो एग्ज़ाम का कोई डर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम का डर जितना दिमाग में रखोगे उतना वो तुम्हारे पे हावी होगा, तो कोई डर नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम का। देने जा रहे हो एग्ज़ाम, बेफिक्र होकर के जाओ। देखो नॉर्मली बच्चों को क्या डर होता है मैं बताता हूँ। मेरे को डर है भाई मेरा कौन सी स्कूल में नंबर आएगा, कौन सा टीचर चेक करेगा। अब मान लो मैंने टीचर को पेपर दिया स्कूल में, ठीक है, जरूरी थोड़ी है स्कूल वाला टीचर खुद से चेक कर रहा हो, क्या पता घर ले जाकर के किसी और से चेक करवा रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं समझनी है, दिमाग में ये चीज़ फ्री रहना है, बोले हाँ ठीक है जिसके भी पास गया वो अच्छा ही चेक करेगा, ठीक है। तो इतना कुछ टेंशन नहीं लेना है। इंप्रूव स्पीड, भाई स्पीड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में मेजोरिटी देखने को मिलता है कि बच्चे की स्पीड कम है और उसकी वजह से उसका पेपर छूट गया। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई पेपर छूट जाए, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज। अपने वीक एरियाज पकड़ो। मान लो मुझे पता चल गया मुझे स्पेसिफिक चीज़ें नहीं आती, ट्रिग्नो नहीं आता, तो ट्रिग्नो को छोड़ दो, ट्रिग्नो को पकड़ के नहीं बैठना है। ट्रिग्नो को पकड़ के बैठोगे तो प्रोबेबिलिटी भी चला जाएगा, समझ आया, ठीक है। तो जो आता है उस पर फोकस करो, जो नहीं आता, जो वीक एरिया उसे छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट वन, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। भाई अगर तुम लोगों को जो चीज़ें आती है वो लगातार करते जाओगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, ठीक है। देखो बचपन में बच्चा चलता था, है ना, चलना आता था क्या उसको, नहीं आता था, पहले उंगली पकड़ के चलता था, है ना। हम लोग भी उंगली पकड़ के बच्चे को चलाते, क्यों चलाते, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं होता है बच्चे के अंदर। जैसे 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 धीमे धीमे चलना सीख जाता है उसमें, वो 1 बार गिरा, 2 बार गिरा, चलना आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। तो चलना सीख जाओगे, जस्ट इन द सेम मैनर कॉन्फिडेंस जो है वो भी आ जाएगा। एटलीस्ट 10 फुल पेपर्स पर सब्जेक्ट करना ही करना है। मिनिमम 10 पेपर तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप 10 पेपर प्रिपेयर करके जाते हो तो गारंटी 80 मार्क्स से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, 80 मार्क्स आराम से लाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मूविंग टूवर्ड्स द कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। देखो भाई अवॉइड नहीं करोगे तो कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, ठीक है। अवॉइड नहीं करोगे कि अवॉइड करोगे, देखते हो, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर अवॉइड करते हो कि नहीं। सबसे पहली चीज़ दैट इज स्टडिंग विदाउट प्लान। भाई पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, बुक खोल ली, पढ़ने बैठ गए, कुछ भी पढ़ रहे हो,
है ना, तो ये नहीं चलता। प्लान बना लो, आज के दिन में यही पढ़ना है जो मैंने शुरुआत में बोला था, याद होगा, ठीक है, यही पढ़ना है तो फिर यही पढ़ना है, फिर इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। मैंने आज डिसाइड किया मैथ्स में चैप्टर 5 करूँगा तो चैप्टर 5 ही करूँगा, फिर मेरी मर्जी हुई, मेरे को चैप्टर 5 अच्छा नहीं लग रहा, मैंने चैप्टर 1 चालू कर दिया। मर्जी मत चलाओ, ठीक है, मर्जी चलाओगे तो फिर मर्जी हो जाएगी। चलो दैट नेक्स्ट वन, दैट इज इग्नोरिंग एनसीईआरटी। लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो यार। देखो वो तुम्हारी भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जो मानना है मान लो, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो तुम्हारी भगवत गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है। अगर तुमने एनसीईआरटी घोट के पी ली तो गारंटी में बोल रहा हूँ जीएससीबी के अंदर क्या सीबीएसई के अंदर भी तुम अच्छे मार्क्स ले आओगे। सीबीएसई के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ नहीं होते, दिक्कत एक ही आती है कि उनका क्वेश्चंस को थोड़ा मोल्ड करके दे देते अलग तरीके से, तो वो दिक्कत होती है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज नो राइटिंग पैराग्राफ। भाई सबसे बड़ी गलती बच्चे लोग यही करते हैं, पैराग्राफ में लिखते हो आंसर। किसी को खत लिख रहे हो क्या जो पैराग्राफ लिख रहे हो? लिखे जो खत तुझे, ऐसा कुछ है नहीं है ना, ठीक है। तो वो चीज़ मत किया करो यार, पैराग्राफ में मत लिखा करो आंसर, आंसर लिखा करो हमेशा पॉइंट वाइज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन दैट इज ओवर स्टडिंग बिफोर एग्जाम। ये सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चा ना पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए। आखिर रात जग रहा है, पढ़ रहा है, कल सुबह एग्जाम है, पता चला कल सुबह एग्जाम में जाकर के सो रहा है, ठीक है। तो पढ़ो, उसकी मनाही नहीं है, और इतना ज़्यादा भी मत पढ़ो कि एग्जाम में फिर एग्जाम ही ना दे पाओ, समझ आया। तो वो चीज़ का ध्यान रखो। नेक्स्ट वन दैट इज कंपेयरिंग विद अदर्स। यार देखो ऐसा है ना कि भगवान ने मुझे जो दिया है उस चीज़ की मुझे खुशी होनी चाहिए, ठीक है, उस चीज़ में मुझे संतोष होना चाहिए। तो अपने मार्क्स को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो, हाँ अपने मार्क्स को खुद के साथ कंपेयर करो। हाँ भाई मैं पहले वाले जो सेमेस्टर था उसके अंदर मैं 80 लाया था, अभी मैं 82 लाया हूँ, हाँ 2% का फर्क आया ना, उससे खुश हो, ठीक है, ना कि इससे दुखी होना है कि भाई मेरा 80 आया उसका 90 आया, समझ आया। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ना कि अगले को देखो, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं बेटा जी। फाइनल 7 डेज पावर प्लान बिफोर एग्जाम। भाई क्या क्या करोगे? 7 दिन पहले कुछ नहीं करना है, बुक सब छोड़ देना है। 7 दिन पहले क्या करोगे? बुक सब छोड़ दोगे। बोले सतीश भैया ने बोला था बुक छोड़ दो, अरे बुक छोड़ने को नहीं बोला, ऐसा बोला बुक्स वगैरह नहीं, रिविजन करेंगे सिर्फ खाली अब, ठीक है। तो 7 दिन में सिर्फ क्या करोगे? रिविजन करोगे। 1 पेपर पर डे, रैंडमली उठाओ कोई भी पेपर। आज मैथ्स का लिखने की इच्छा हो रही है भाई, मैथ्स का लिखेंगे, तो ये चीज़ करनी है, ठीक है। वीक टॉपिक पे फोकस करोगे। मेरा ये टॉपिक कमजोर है, उस पर फोकस करो, क्योंकि लास्ट के 7 दिन पढ़े तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जितना पढ़ना था, जितना भी पढ़ना था सारा चीज़ें पढ़ लिया है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे या बहुत ज़्यादा कुछ सीख जाओगे, ठीक है। 7 दिन में कोई तीर नहीं मारने वाला, समझ आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट के 7 दिन में ये सारी चीज़ें करो। अच्छी नींद लो यार, ठीक है, अच्छी नींद लो, अच्छे सपने लो, जो करना है करो, ठीक है। अच्छी नींद क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न बताता हूँ उसके पीछे का। अगर तुम अच्छी नींद नहीं लोगे तो दिमाग कहीं ना स्ट्रेस में आता रहेगा, और जब दिमाग स्ट्रेस में आता है तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है ना, वो परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाता है। तो परफॉर्मेंस लेवल कम ना हो इसके लिए क्या करो, दिमाग को एकदम शांत रखो, है ना, व्यायाम करो, रामदेव बन जाओ। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा नेक्स्ट वन दैट इज़ स्टे काम। भाई अगर अच्छी नींद रहेगी ना तो दिमाग शांत रहेगा, और दिमाग अगर शांत है तो बट ऑब्वियस तुम भी काम रहोगे, है ना, एकदम कूल रहोगे हमेशा की तरह। तो यही था आज के सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और जिसने भी पूरा वीडियो देखा होगा डेफिनेटली उसे काफ़ी मज़ा आया होगा। तो एक रिक्वेस्ट आप सभी के लिए, दैट इज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।